यार आपका कोलशिया से किस तरह काम शुरू होगा? ये जो आज हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है ई हब झुंझुनू, ये पूरे भारत में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगले 5 साल में हमारा ये प्लान है कि वहाँ पे एक ई हब बनेगा। ई हब का मतलब बेसिकली ये है कि लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, लोकल जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, गांव वाले हैं, कस्बे के लोग हैं, उनको एम्पावर करने का एक प्लेटफॉर्म है। वो हम एम्पावर कैसे करते हैं? हमारा मानना है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी सही टाइम पे मिले, वो सबसे ज़्यादा जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर कर सकती है। सही जानकारी तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सही जानकारी आपको हेल्थ के बारे में, ये दोनों चीज़ें हमारा फोकस रहेंगी। एक तो एजुकेशन रहेगा, जो बच्चे अलग अलग क्लासेस में हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनको हम कैसे एक मेंटरशिप प्रोवाइड करें। उस मेंटरशिप के थ्रू हम एक टैलेंट को गाँव में आइडेंटिफाई करें और उसको आगे जो रास्ते हैं आगे जाने के, वो उनके लिए हम उनकी एक टाइमली इंफॉर्मेशन, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग करें, ताकि छोटे छोटे गाँव से बच्चे जो हैं, वो जो रूटीन में बच्चे 5-6 कैरियर को लेके जाते हैं, या कोई मेडिसिन में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, या कलेक्टर की जॉब के लिए या पटवारी की जॉब के लिए जाता है, तो हम कोशिश करेंगे इस ई हब के थ्रू, जो झुंझुनू में पहली हमारा डेटा लीज फाउंडेशन का पहला ई हब आज लॉन्च यहाँ पे हुआ, उसको हम एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करके यहाँ के बच्चों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करके उनको देश और विदेश में जो उनके लिए आगे जो कैरियर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम उनके साथ जोड़ें। तो ये हमारा एजुकेशन पे काम है। हेल्थ के बारे में हमारा है कि काफ़ी चीज़ें जो आपकी हेल्थ केयर के रिलेटेड हैं, काफ़ी लोगों को बिल्कुल पता नहीं रहती कि वो बीमार हो जाते हैं, ये नहीं पता रहता हॉस्पिटल कहाँ जाए, किस डॉक्टर से मिले, या जो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हम इसे बोलते हैं कि आप बीमारी से कैसे बचें, उसके लिए भी काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। आपका खाने पीने का ढंग कैसा हो, वो भी इसी ई हब के थ्रू हम प्रॉपर हेल्थ केयर काउंसलिंग करेंगे। आपने देखा होगा हमारी जो बजट अभी अनाउंस हुई है, उसमें भी एक बड़ा फोकस वेलनेस सेंटर्स को लेके है कि गाँव में छोटे छोटे सेंटर्स हों जहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन लोगों को मिले। तो ई हब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्टिकल रहेगा कि जो हमारे लोग हैं, खुसूसन जो बच्चे हैं या औरतें हैं, उनकी जो हेल्थ केयर और वेलनेस की काउंसलिंग है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस ही ई हब पे डॉक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाए, ताकि लोगों को ये पता चले फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बीमारी है उसके लिए बचने का क्या रास्ता है, डॉक्टर्स कहाँ अवेलेबल है, क्या कोई सरकारी स्कीम है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या कोई इंश्योरेंस की स्कीम है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और स्वस्थ कैसे रहें, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है लोगों की, वो कैसे इम्प्रूव हो। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमारा जो ई हब है वो काम यहाँ पे झुंझुनू में करेगा। और जैसे मैं आपसे पहले बोला कि वो ई हब्स, ये जो ई हब्स हम बना रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है अगले 5 सालों में भारत देश में पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे इस तरह के हम प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें। चलिए तो थैंक यू। आप अब बैठे रहेगा। चल रहा है कि सभी माता पिता भी ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जॉब ओरिएंटेड अपने जो एजुकेशन स्टार्ट करें, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? नहीं, हम खाली क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाए लड़का, ये कोई नहीं सोचना चाहिए। हम यूनिवर्सिटी में एक एंटरप्रेन्योर सेंटर भी खोलना चाहते हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर सेंटर के माध्यम से कैसे बच्चे की स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो सेल्फ में अपना स्टार्टअप कैसे डेवलप कर सकता है, वो अपना कैसे स्टैंड अप हो सकता है। तो इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है स्टार्टअप के लिए, जैसा पैसा दे रही हैं स्टैंड अप के लिए, उसमें सीड मनी दे रही हैं, तो उनके माध्यम से भी स्वयं का जॉब भी लाना चाहिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट्स के जॉब ज़्यादा हैं, तो खुद का जॉब कैसे सीखे। इसलिए खुद का जॉब तभी सीखता है कि उसमें हुनर हो, उसकी स्किल हो। तो वोकेशनल कोर्स हैं, उस वोकेशनल कोर्स के माध्यम से और जो जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें व्यक्ति को स्किल की आवश्यकता हो, वो विश्वविद्यालयों में हम सिखाएंगे और उसके माध्यम से करेंगे। सर एक आप अभी एक अपनी जो स्पीच दे रहे हो उसमें आप कह रहे थे बच्चों पर अभी भी सर माता पिता ना जबरदस्त जोर डालते हैं कि तेरे को ये पढ़ना है, हम जो कहेंगे वो मतलब सब्जेक्ट ले और तुझे ये करना, लेकिन वो बच्चा है ना आगे से सक्सेस नहीं हो पाता।
आप क्या कहेंगे सर उसके लिए? अभी ये एक रिसर्च बेस्ड स्टोरी है कि अभी भी 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने माँ बाप की गाइड से सब्जेक्ट ले रहे हैं, माँ बाप की गाइड से जॉब्स में ऑप्ट करते हैं, माँ बाप के कहने से वो किसी प्रकार की किसी एरिया में जा रहे हैं। तो 80% लोगों का अभी यही है। तो इसको ठीक करना चाहिए क्योंकि उसकी रुचि नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जहाँ पर कोटा जैसी जगह वहाँ जहाँ पर इस प्रकार की कोचिंग लेते हैं, और ये अभी शेखावट में सीकर भी इस प्रकार का प्लेस हो गया कि जहाँ पर लड़का सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है लड़का सुसाइड? क्योंकि उसकी रुचि की चीज़ नहीं, वो उसको नहीं आ रही, लेकिन फिर उसको उसमें धकेला जा रहा है। तो लड़का कई बार फेल भी होता है, तो फेल होने का कारण भी जानना चाहिए, क्यों फेल हो रहा है। इसका मतलब उसकी रुचि नहीं थी, वो पढ़ ही नहीं रहा। तो माँ बाप को उसका देखना चाहिए, बजाय ये उसको ये कहते हैं तू पढ़ता नहीं है, तू देखता नहीं। भाई क्यों नहीं पढ़ता है? उसको समय तो उतना ही मिलता है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा है? इसलिए नहीं पढ़ रहा है, उसकी टेस्ट की नहीं। उसका टेस्ट था स्पोर्ट्स, उसका टेस्ट था ड्राइंग, उसका टेस्ट था म्यूजिक, या उसका टेस्ट था कोई अलग चीज़, पॉलिटिक्स। तो उसको जो टेस्ट है वो करे, बिना उसके टेस्ट है। तो ये माँ बाप यदि फेल होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए कि भाई तू क्या करना चाहता है, इसमें फेल हो रहा है, दूसरी चीज़ कर, ये कर, उसको सीख देना चाहिए। सर अभी भी बच्चों में एक, जैसे कि मैं हूं कि मुझे अगर क्या करना है, चलिए जैसे हम लोग तो जर्नलिस्ट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे परिवार में ये होता है कि बीएड कर ले, लड़की है तो बीएड कर ले, लड़का है वो बीएड कर ले, टीचर बन जाएगा, काम खत्म। लेकिन अभी सर काउंसलिंग पूरी तरह हो नहीं पाती है। आप एज ए वीसी शेखावटी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए कोई प्रोग्राम चलाएंगे सर, कॉलेजेस में भी? निश्चित रूप से। मैंने जैसे मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने गवर्नमेंट को ये पोस्ट भेजी है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में पास करा करके गवर्नमेंट के पास मैंने भेज दिया है कि हमें एक काउंसलर चाहिए कि वो कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट पोजीशन से हम अपने आप सो मोटो किसी काउंसलर को रख नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को भेज दी, हम कोशिश करेंगे कि वो आए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, उस मीटिंग के पार्ट होते हैं, उनको भी कहा, उनका हम इसको गवर्नमेंट से भी कह के पास कराएंगे। तो हमारी जो मीटिंग्स होती है उसमें भी हमने जो हमारे कुलाधिपति जो गवर्नर हैं उनको भी कहा कि हर यूनिवर्सिटी में एक होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए जो साइकोलॉजी का पर्सन हो, जो लोगों को समझता है। क्योंकि काउंसलर बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकता है। ये समाज में जो विघटन हो रहा है, समाज में जो ये आपने जितना देखा कि लोगों की शादियाँ टूटती हैं, लोग है ना उस पर्टिकुलर जॉब नहीं, यदि प्रॉपर काउंसलिंग हो तो प्रॉपर काउंसलिंग से बहुत सी चीज़ें स्टे हो सकती हैं, रुक सकती हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ सकती हैं। तो ये होना चाहिए। और मैं तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ, जैसे आप करें, आपका जॉब फिक्स नहीं है। इस ज़माने के हिसाब से आप अपने आप को, आप भी लोग अपने चेंज कर लेना चाहिए कि जैसे एक था जर्नलिस्ट बन गया था, प्रिंट मीडिया में था, तो एक ज़माना आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक पॉइंट आया। अभी यदि कोई अपने आप पे सोशल मीडिया का एक पार्ट हो तो अपने आप को, आपका भी एक पर आपके दिमाग पे चलता रहना चाहिए कि एक जगह स्टैटिक बैठ कर के एक मेरे को, क्योंकि मुझे तो ये करना, ये नहीं, मुझे जो मैं टीचिंग हूँ या मैं ये कर लिया तो मुझे ये नहीं, या मेरे अब मैं कहता हूँ सबसे क्रिएटिव साल है वो आदमी। जैसे मैं कई बार कहता हूँ जो रिटायर होता है उनको खास तौर से कहता हूँ कि 60 के बाद ही आदमी को कुछ करने की है, क्योंकि अब तक समझने की थी, करने की उम्र तो अब आई है। 60 तक तो आदमी समझता रहता है, सीखता रहता है, क्या करेगा, क्योंकि वो तो सीख रहा था, समझ रहा था। जो करने की उम्र आती है 60 के बाद आती है। इसलिए हर आदमी को 60 के बाद रिटायर होता है, उनको कहता है कि अब आपको एक्टिव होने की बात है, अब आपको कुछ करने की बात है, क्योंकि आप अब कर सकते हो। संख्या है 60 तो संख्या थी, संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये भी मत सोचो, आप भी लोग भी, कि मुझे 10 साल से ये करना, अब तो यार इस जो तो मेरे को आदी हो गया, अब मेरे से होता नहीं। आप हर दिन छोड़ने की कोशिश में रहो कि मैं किस में जा सकता हूँ, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप को, अपने माइंडसेट को बदलने को, अपने टेक्नोलॉजी को सीखने। बहुत डिवाइसेज हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है, और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ये बहुत बड़ी एक डिवाइसेज आ रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बड़ी डिवाइसेज आ रही है, बिग डेटा साइंस की डिवाइस आ रही है, तो इनसे मशीन लर्निंग है। तो ये सब आपका है ना, ये बंद हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ चैलेंजेस मिल जाएगा पता नहीं। आपने खुद नहीं देखा है कि मोबाइल जो है ना वो खींचते थे, फ़ोटो खींचने वाले, तो अब कैमरा में हो गई सारी घड़ियों से, उसमें घड़ी थी, आवाज़ थी, वो ख़त्म हो गई, सब कैमरा हो गया। कहाँ से चुनौती मिल रही। मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ बात को कि एयर ट्रेवल्स को पता नहीं था कि उसकी चैलेंज
किसी एयर इंडिया की चैलेंज है ना, उसकी इंडिगो को नहीं है चैलेंज, कुछ नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग जाएंगे लोग, वही जज में यात्रा बंद हो जाएगी। तो एयर ट्रेवल को चुनौती किससे मिली? वीसी एयर इंडिया से इंडिगो को नहीं मिली, बल्कि वीसी से वीसी से मिली। तो कहाँ से क्या चुनौती आती है? मोबाइल से चुनौती आपको कैमरे को और घड़ी को मिल गई, तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए ज़माना बड़ी तेज़ी से है, तो आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इससे क्या मालूम क्या ज़माना है, तो सबको देखना है। ठीक है।